होम मिनिस्टर मर गया है, हार्ट अटैक। साफ साफ हिंदी में बताएं तो दिल का दौरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखने में डॉक्टर को कोई नुकसान तो नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं इंक्वायरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं डॉक्टर बस हार्ट अटैक लिख करके कलम को बंद कर दे। एनी मोर डाउट? हाँ, ऐसा ही रहना चाहिए। ओके जी नमस्ते। अरे मुझे इतनी इज्जत मत दो यार। चाहे कुछ भी हो, मेरे मंत्री के अंतिम कार्यक्रम के बाद उस सीट पर तुम ही बैठने वाले हो। बैठो। आपकी बात तो सही है नटराज सर। इलेक्शन के वक्त मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था सर। किसने कहा इंतजार के लिए? आप ही ने तो कहा था सर। ऐसा क्या? जो भी चल रहा है उसे चलने दो यार, ये पॉलिटिक्स है। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। ये बहुत नसीब वाला है, बेचारे को सोते वक्त ये भी नहीं पता कि ऊपर वाला कब जान ले लेगा। अरे सर, मंत्री मरने के बाद लोकसभा में एक सदस्य कम हो जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी न होते हुए भी वो सरकार चला रही है, और आज की डेट में अपोजिशन पार्टी को एक सीट जरूर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसीलिए तो पैदा हुआ है हमारे कृष्णा का बेटा विश्वनाथ। बाई इलेक्शन अगर हार भी गया तो कोई बात नहीं। वो हमें सपोर्ट करेगा क्या? अकेले ही पार्टी से निकल गया, बाप का बेटा है वो। 2 पार्टियों में अकेला ही जीतता है वो। तो क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर का लाडला है विश्वनाथ, जरूर सपोर्ट करेगा। ये बात सीएम ने कही है। तो सपोर्ट मिलेगा क्या? आने वाले इलेक्शन में होम मिनिस्टर तुम ही बनोगे। मरे हुए मंत्री के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद सब लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे। फैसला भी ये नटराज ही करेगा। यही होगा, जो कहा यही होगा। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों माने हमारी बात? वही बनेगा। आपकी बात मान ही नहीं सकते, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों माने? बिल्कुल नहीं है। सब शांत रहो, शांत रहो। मैं सर से बात करता हूँ। सर ये सही कह रहे हैं सर। इतने सालों से ईमानदारी से हम आपके साथ जुड़े हुए सर, और कल काया लौंडे को आप मिनिस्टर बनाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर। हमें आप क्या समझते हैं सर? हाँ, भले हमारा राज खत्म हो जाए, लेकिन विश्वनाथ को हम होम मिनिस्टर जरूर बनाएंगे। अब उनको क्या कमी है जो उनको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं? सच बताइए सीएम साहब, क्या विश्वनाथ को मंत्री बनाने के लिए क्या आप ही ने बालाकृष्णन को जान से मरवाया है? यार मिस्टर मिनिस्टर, हमारा बात पे कभी भी सच्चाई न हो। मैं सीएम हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। राजनीति में वो पिल्लर की तरह है, उसके चले जाने से मंत्रिसभा कैसे चलेगी? राजनीति दुश्मनों और राउडीज के हाथों में और धोखेबाजों के हाथ में चली जाए, इससे तो अच्छा है। हाँ, विश्वनाथ को हमें अपने पास रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है, और उसका एक कारण भी है। उसके पिताजी और हमने उसकी बहुत बेइज्जती की। उसी दिन मैंने फैसला कर दिया था, उसी दिन मैंने प्रण किया था कि उसे होम मिनिस्टर बना करके ही रहूंगा। और तुम लोगों को पता है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम उससे सपोर्ट मांगेंगे तो वो जरूर हमें सपोर्ट करेगा सर, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल अलग है। इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन इस समस्या को अगर हम अपने मन में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट होम मिनिस्टर कौन बनेगा ये हम फैसला करेंगे। मैंने भी अपने किए वादे की इज्जत करूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। नटराज सर, आपको पता होगा, सिर्फ उसके पार्टी में होने से हमारी पार्टी बड़ी नहीं हो जाएगी। 8 लोग और भी हैं मेंबर हमारे साथ, तो फिर उन 8 लोगों को अभी हटा दो। हम चाहे तो दोबारा री इलेक्शन करेंगे। इस पार्टी को कैसे चलाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई खिलवाड़ नहीं है ये, और होना भी नहीं चाहिए। आगे की पूरी कार्रवाई और स्ट्रेटेजी मैं बना चुका हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, वही बनेगा होम मिनिस्टर। उसके लिए हमने क्या क्या किया ये बात तुम लोग नहीं समझोगे और न समझने की कभी कोशिश करते हो। तुम लोग जानते हो, अगर वो होम मिनिस्टर नहीं बना तो हमारा इलेक्शन जितना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो हार्ट अटैक से मर गया तो नहीं, सीएम तो विश्वनाथ को ही पसंद करते हैं। उसके सिर पर ये ताज रहने दो। मैं जानता हूँ धोखेबाज है उसका पिता, पर उसको ही रहने दो। क्या कर सकते हैं, उनकी चाहत है तो उन्हें अपने बेटे को ये ताज देने दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे वो काम करने दो। क्यों सर, मैंने सही कहा ना? आप उसे ही वो पद दे दो। हम बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे की बात करेंगे, समझ गए ना डीजीपी? सर बैठिए। आपको तो सब मालूम ही होगा, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जी पाता। मैं ऐसे सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर सच बताऊं तो सिर्फ एक रात में तमिलनाडु पुलिस यहाँ ठीक से काम करे तो सभी दुश्मनों का सफाया हो सकता है। बस एक बार अगर हमने उनके खिलाफ सख्ती बरती ना, तो हमारे देश के लोग अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन सर ये पॉलिटिक्स मैं भी ये बात करता हूँ। इसी ट्रिक से राजनीति करने आए लोग कंधे पे गमछा डालकर राउडियों का सपोर्ट करते और देश का नाम खराब करते हैं।
हमारे यहाँ की औरतें जो हथियार यूज करती उसका नाम क्या है? सर उसका नाम बेलन है। हाँ वही। अगर उसी से उन्हें 1 घंटा उल्टा लटका कर मारेंगे तो कोई भी हमारे देश में कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा और ना ही कोई हमारे देश के बारे में गलत सोचेगा। इसी तरह हम उनका सफाया भी कर सकते हैं। सही है सर। और अपने यूनिफॉर्म को कोई ना ही गुंडों के सामने, ना ही पैसों वालों के सामने, ना ही गुलामों के सामने ना वर्दी उतारना पड़ेगा और ना ही उनके सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले चाहिए जिनको देखकर गुंडों की रूह कांप जाए। ऐसे 10 पुलिस वालों को ढूंढो जिसको हमारे देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्टेनली आई टेक द नेसेसरी एक्शन, बट वन थिंग, आपके कहने के अनुसार उन 10 को हमारे डिपार्टमेंट में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है सर। तो फिर उसे आसान बनाओ। हमारे पुलिस वालों को वीरता और कामयाबी में हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन पहले के नेताओं ने उन्हें काम नहीं करने दिया। उनका हाथ बांधकर अपने पीछे घुमाते थे। ये बात आप समझ गए और इस बात से बहुत खुश हैं। 450 पुलिस स्टेशन में और 60,000 जो पुलिस वाले हैं वही हमारी जायदाद हैं। सिर्फ एक बार टिगर दबाए तो हर मिनट में 800 गोलियां बाहर आएगी। AK-47 हथियार रखने वाले आतंकवादियों को संभालने के लिए ही हमारे पास रहे बंदूक की गोलियां अगर हमारे आदेश अनुसार चले तो, नहीं तो हम आतंकवादी नहीं बल्कि बिल्ली मारते रह जाएंगे सर। हमें सब बदलना होगा। अगर हमारे बगल के स्टेट में बम ब्लास्ट हुआ तो और हमारे यहाँ नहीं होगा, हम यही सोच रहे थे, लेकिन हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। लोग हमारे मूंछ के नीचे और नाक के अंदर घुसकर बैठ गए हैं। CBI रिपोर्ट है सर। इसीलिए हमारे शहर में हर गुंडों के पीछे, छोटा हो या बड़ा, पुलिस रहनी चाहिए। हाँ। मेरे लोगों को अगर कोई समस्या हुई तो इसे देखकर मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। हमारे सभी साधारण लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं बनेगी हमारी ये पुलिस। सर, लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। आप जैसा अच्छा नेता मिलने से हमारी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा सर। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो सर। मैं चलता हूँ सर। जय हिंद सर। हमारे खिलाफ खड़े रहने वाले से हमें डरना नहीं है और कमजोर लोगों का बेवजह खून नहीं बहाएगी हमारी पुलिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रेस वाले अपने TRP के लिए मरे जा रहे हैं। मैं आपके साथ आ रहा हूँ, ये देख लिया तो उनके तो मजे हो जाएंगे, लेकिन बाकी मंत्री जलकर मर जाएंगे सर। यहाँ पर जितने भी मंत्री रहते हैं उनके पीछे चलने वाली गाड़ियों का डीजल का खर्चा कम किया तो यहाँ पर रहने वाले सभी गरीबों को सिर्फ 1 किलो चावल हम 1 रुपए में दे सकते हैं। हर मंत्री अपनी गाड़ी पर सायरन बजाते हुए जाता है। वो उनकी गाड़ी है या फिर कोई एम्बुलेंस है। अगर किसी नेता का बेटा गाड़ी में जाता है तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे डंडे से मारना, समझ गए ना? खून करने के इरादे से जो निकला है खून ही करेगा, लेकिन किसी ताकतवर आदमी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया तो खून करने वाले को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे को मैं जरूर खड़ा करूंगा। हेलो, हाँ मैं विश्वनाथ। मैं बोल रहा हूँ नटराज। बोलिए ना सर। ये बताओ तुम क्या बिजी हो? बात क्या है वो बोलिए। उम्र कैद में रहे पिछले 5-6 सालों से जो कैदी कैद में हैं, उन्हें रिलीज करने के बारे में जेल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन होम मिनिस्टर के पास से आई थी क्या? हाँ। उसके लिए उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है क्या? लेकिन वो सब भी मर गए थे ना, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। उनको रिलीज करने के लिए एक भी नाम लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं था। वन मिस्टर बाल सुब्रमण्यम। बाल सुब्रमण्यम? हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है भाई। अगर तुम चाहो तो। मैं अभी अभी पद पे आया हूँ, फाइल पढ़कर बताऊंगा। क्या हुआ सर बाला सुब्रमण्यम को? तुम उस आदमी को जानते हो क्या? जानता हूँ सर, वो एक आतंकवादी है। मैं नॉर्थ मंडल में IG रहते वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ था। ये माधव को ट्रैफिक इंचार्ज बनाने के बाद सिटी पूरा ट्रैफिक से बढ़ गया सर। दरअसल सर उस कॉर्नर के पास से रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, इसीलिए ट्रैफिक बढ़ गया है। दरवाजा खोलो। हे, हथियार फेंको। कर आगे बढ़ने वाले ये ऐसे इंसान हैं, घर के अंदर बैठकर सूरज को भी ये देखना पसंद नहीं करते हैं। उनके आसपास कोई रिश्तेदार ना हो, यही सोचकर ये अकेले जीवन व्यतीत करते हैं। ये अकेले शेर हैं। अंदर आजा भाई।
मिनिस्टर को बात करने के लिए टाइम हो तो बात कर सकते हैं। पीने के लिए यहाँ पे सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। तुम बिजी हो, पूरा स्टेट घूमने से तुम्हें फुर्सत कहाँ है? इस बुढ़े से मिलने के लिए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए मिनिस्टर साहब? मुझे आज ही पता चला कि आप डिस्चार्ज हुए। बाहर कभी भी नहीं गए, ऐसा रहे तो ऐसा ही सोचा होगा। 70 सालों से मुझे बोनस अलाउंस के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अभी दोबारा अटैक आए तो मैं जरूर चला जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शमशान ही आना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाइए। इन सब की क्या जरूरत है? मुझे जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आहा, तुम इस लाल बड़ी गाड़ी से आए हो? पुलिस के साथ नहीं आए क्या? मैंने मना किया था। ओ न्याय, आज के जमाने में भला कहाँ मिलने वाला है? वैसे भी कोई है क्या? इस शहर में न्याय के रास्ते पे चलने वाला कोई है भी क्या? तुम्हें जिंदगी जीना सीखना चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करने वाले और साथ देने वाले लोगों को तुम्हें भूल जाना चाहिए। रिश्ते नातों को छोड़ देना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम बड़े मंत्री कहलाओगे। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर तुमने गलती की तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। ये है पार्टी और पार्टी का न्याय। अच्छा ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानिए, आप तकलीफ मत उठाइए। जाने दो, जाने दो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता, जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, तो तुमसे क्या डर जाऊंगा मैं? सबसे पहले गरीबों की मदद करने के लिए आगे आने वाला मैं, फिर पार्टी के आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाला, लेकिन सबने मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया था। इल्जाम लगाया कि मैंने लोगों के खिलाफ गलत कदम उठाया। बचपन से पार्टी के भले के लिए सोचा और धोखेबाज कह के मुझे पार्टी से बाहर निकलवा दिया गया था। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे उन लोगों ने ही मेरा पूरा सपोर्ट किया था। पद के लिए मैं कभी कुछ नहीं सोचा था। उस वक्त पुलिस के मार से मुझे कभी पानी भी न मिले ऐसा बंदोबस्त किया था लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई थी। कौन क्या है उसी दिन देख लिया था मैंने। तुम्हारे पिता को कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए उसकी जीत की शक्ल में तुम हो। ये मत भूलना तुम बेटा। नहीं जोसेफ भाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जिगरी दोस्त के बेटे से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। कोई भी हिसाब किताब में धोखा ना करने वाले तुम्हारे पिता के मन में एक बात हमेशा आती थी कि हमारी कॉलोनी में रहने वाले सभी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन चाल चल करके तुम्हारे पिता को पार्टी से निकाल दिया गया था। तुम्हें उसको ठीक करना है, और इसी बात को नियम बना करके अगर तुम अपने रास्ते पे चलोगे तो तुम बहुत जल्द ही कामयाब हो जाओगे बेटा। माफ कीजिए, मैं आपसे मिलने देर से आया। सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा यहाँ रहूंगा। तुम्हें और भी बातें बताऊंगा। मैं इस भाड़े के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जा बेटा। अरे अशरफ, तुम यहाँ पर? इस तरफ विश्वनाथ भाई की गाड़ी देखे तो मैं मिलने आ गया। विश्वनाथ भाई, एक लात मारूं तुझे? तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो दिलीप, तुम अशरफ की गाड़ी के पीछे आओ। ठीक है। मुझे तुम्हारे घर चल के तुम्हारे माता पिता से मिलना है। आओ चलो। हाँ। पुलिस की चेकिंग चल रही है, अगर वो रोके तो तुम कुछ मत बोलना। गाड़ी रोको, तुम जाकर बात करो। मैं जाके आता हूँ। गाड़ी का इंश्योरेंस तो खत्म हो गया। आज मिडनाइट तक है सर, मैं कल भर दूंगा सर। हाँ? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें देखना था। हाँ वो बात तो है सर, मैं भर दूंगा। अरे 50 रुपए देकर चला जा भाई। रिश्वत देने पड़ेगा? हाँ? तो क्या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे? आज मिडनाइट तक इंश्योरेंस का टाइम है सर, तो मैं आपको क्यों पैसा दूं? पुलिस से ऐसे बात करते हैं क्या? वो देखो, वो ट्रक आ रहा है ना, वो राज सर का ट्रक है, उसे रोको नहीं, जाने दो। ठीक है सर। ए, पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे?
सर हाथ हटाओ। जो ईमानदारी से काम नहीं करता उसे विश्वनाथ को सैल्यूट करने का हक नहीं। सर वो तो खाकी वर्दी पहनकर तुम लोग सड़क पर भीख मांगते हो और इस शराब की लॉरी को तुम लोग प्रोटेक्ट करते हो। हाँ सर वो तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से पब्लिक का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है, समझे? सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उतारो वर्दी और ये बैग। ऐसा ही राधा कृष्ण, अब कुछ दिन घर पर जाकर बैठ के बर्तन मांजो, समझे? अगर कोई गलती करता है तो उस पर हाथ उठाओ, भीख मांगने के लिए नहीं। इस लॉरी को कहाँ जाना चाहिए तुम जानते हो? हाथ तो लेके जाओ। अशरफ ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ सर। नहीं, आप कुछ भी मत बोलो। आपको किसी और की उलझुल बातें सुनकर कहीं भी इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सुनो, तुम्हारे कहने से अरेस्ट कराया गया वो सिर्फ मिनिस्टर का भाई नहीं है, बल्कि वो नटराज का खास आदमी, बल्कि उसका सेक्रेटरी भी है। हाँ, आप जो कह रहे हैं सेक्रेटरी गरीब लोगों की सेहत बनाने के लिए दूध नहीं दे रहा था, बल्कि शराब, गांजा, चरस, अफीम ये सब का धंधा कर रहा था। वो ये सब कैसे बेचना है उसकी क्लास चला रहा है। विश्वनाथ, पार्टी में सब नहीं चलता अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब पार्टी में नहीं चलता है? ऐसे ही ध्यान न देने से कोलमपुरम में बम ब्लास्ट हुआ था और कश्मीर में बम ब्लास्ट होने से हमारे कई नौजवान मारे गए थे और शांति से रहने वाले हमारे शहर तमिलनाडु में ये सब साजिशें चल रही हैं। ये ठीक नहीं है। अगर हमने अब कुछ भी किया तो विपक्ष की पार्टियां हमें पतंग बनाकर उड़ाएगी और तुम्हें कलंक बना करके सामने पेश करेगी, समझे क्या? ऐसा नहीं है सर, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं इलेक्शन में खड़ा होकर इसलिए नहीं जीता कि मैं आलीशान गाड़ियों में घूमूं, बल्कि इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए जीता हूँ। बताइए, आपको इसमें कोई शक है क्या? विश्वनाथ, नटराज को तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। उसका कोई समाधान निकालोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सीएम, जवाब निकालने के लिए उसे टॉर्चर मत करो। उसे अभी कुर्सी पर बैठकर राज करने दो। हम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, हम इसको यहीं खत्म करना चाहते हैं। वेल डन मिस्टर मिनिस्टर विश्वनाथ। इस तरह से तुम इस कुर्सी पे बहुत दिन तक नहीं टिक पाओगे। पुलिस से कह के हमारे लोग अभी छुड़ा दो। ये क्या, मैं तो एक साधारण सा मंत्री हूँ। अगर कोई हमारे समाज में कुछ गलत कर रहा है, अगर उसे पुलिस पकड़े तो उसका जो फैसला है वो पुलिस और कोर्ट ही करेगी। इसमें कोई शक नहीं है सीएम को। एक मिनट, ये जो पद तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से मिला है ना, उसे पा करके तुम ज्यादा उड़ो मत। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एहसान है। अगर हमारे खिलाफ कदम उठाओगे तो ज्यादा दिन तक इस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस पार्टी में मिनिस्टर बने हुए। यहाँ की बारीकियां सीखने में अभी तुम्हें बहुत समय लगने वाला है। तुम्हारी इस हरकत से कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है और हमारे खिलाफ तुम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो। समझ गया, गुंडे ही तुम्हारी असली ताकत है। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे जो वोट मिला है वो साधारण लोगों का वोट है। मेरे देश के खिलाफ कदम उठाने वाले लोग इस देश में नहीं रह सकते हैं। इसका भाई अत्याचार और अन्याय करके बंगला और रिजॉर्ट में अच्छे से घूमेगा, और तो और जो पुलिस उसे ढूंढने जाती है उसे अपमान और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ की यही हालात हैं और हम कितना सहन करेंगे, आप ही जवाब दीजिए। और हमारे लोग ये कब तक सहन करेंगे? इसका कारण पूर्व मंत्री हो या पूर्व मंत्री का बेटा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और तो और मैं उसे जेल की सजा दिलाकर ही रहूंगा। और इसका फैसला आप करेंगे सीएम सर। हमारी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करने वाला कोई भी उसकी जरूरत नहीं। जिस राउडी का जहाँ जहाँ पर भी कांटेक्ट है, और तो और उन्हें कौन हथियार सप्लाई करवाता है, उन सबको पकड़कर जेल के अंदर डालना ही होगा। और ये सब करने के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। सारी बातें आपने सुन ली ना? गुड। सीएम को पता है या नहीं, शाम को पत्नी से लड़े तो रात में अकेले सोना पड़ेगा, कह देता हूँ। वो एक कहावत तुमने सुनी होगी कि सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने उसे खोद के जगा दिया। करेक्ट, अब ऐसा ही होगा। सर, ये तो ड्रग और शराब पी करके पड़ा है और काफी टाइम से ये तो बेहोश भी पड़ा हुआ है। सर, आप इसको कोर्ट कैसे ले जाएंगे बताइए? ये हमें पता है। लीक कर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शराब पीने के बाद आदमी सच बोलता है। ऐसा हो तो सबको आदर्श बार में ले जाकर पिलाना पड़ेगा सर। सच अपने आप बाहर आ जाएगा, हमारी मेहनत भी बच जाएगी सर। चलो चलो, मजाक मत करो, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करो। चलो अब जल्दी से लॉकअप को ठीक खोलो। है, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपके पास एक सिगरेट मिलेगी क्या? दूंगा, मेरे साथ चलो। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे हो, ठीक हो ना? सिगरेट के बिना बहुत सुना सुना लग रहा है। तुम्हारी सर्विस और कितने सालों तक है? 3 साल बाकी है सर।
तुमने काफी अच्छी तरीके से अपनी सर्विस निभाई है और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक अच्छा अवार्ड मिले। तुम डिजर्व करते हो। इतने समय से मैं अंधेरे बंद कमरे में रहा और आज देखो मैं खुले में हूँ, मजा आ रहा है। लेकिन एक बात है, मुझे अपने सामने किसी इंसान की शक्ल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मुझे आज खुशी हो रही है। हाँ, एनीवे, चलो लाओ जल्दी सिगरेट लाओ। हाँ? यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। 2-3 रुपए की सिगरेट मैं 500 रुपए में यहाँ पर खरीद रहा हूँ और फिर भी तुम मुझे सिगरेट पीने से मना कर रहे हो। ये गलत है, ये अन्याय है, ये सिस्टम गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लोग ये सिगरेट बनाते हैं उन्हें इसकी मैन्युफैक्चरिंग से करोड़ों रुपए मिलते हैं और एक मिनिस्टर आकर इस सबको कंट्रोल करता है और वो आपको भी खरीद लेता है, सबको खरीद लेता है। ओह सॉरी, माफ करना, गलती से सच निकल गया। मारिए मुझे, मारिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मुझे यहाँ मारने के लिए ही लाए हैं। मिस्टर विजय, हम यहाँ पर आपको न मारने के लिए न ही आपको कोई हानि पहुँचाने के लिए लाए हैं। हमारा डिपार्टमेंट बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहता है। हे, हंसो मत। सॉरी। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आदमी रखा है कि इससे कितना हंसना चाहिए ये वो बताएंगे क्या? चुपचाप रहो, सर की बात सुनो। गिव मी अ वेपन, तभी तो मैं किसी को मार पाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं है। हे, ज्यादा बकवास मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स, एक गहरी सांस लो। ओके, तुम जो भी जानते हो ना वो हमें चुपचाप बता दो बस। वो क्या है कि कुछ कैदी तुम्हारे सोने के बाद सेल से बाहर निकलते हैं, राइट? मैं जानता हूँ और ये चीज मैं बड़े गर्व से होते हुए देखता हूँ और ये लोग जाने के बाद अगले दिन पेपर में जो खबर छपती है वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कितने लोग मरे, कहाँ बम फटा, यही सुनने में तो इंटरेस्ट आता है। कईयों की जाने जाती हैं, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। यस, दैट इज द ट्रूथ, द नेकेड ट्रूथ। मार्केट में इस वक्त इनके सिर की बहुत कीमत है। एक आदमी के सिर की कीमत लाखों रुपए है और इसी काम के लिए तो कई लोग इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और लाखों रुपए कमा लें। ये बहुत ही अच्छा काम है, क्यों है ना? हाँ? फांसी दिए हुए कैदी को जेलर बाहर निकाल देते हैं और इंस्पेक्टर भी साथ देते हैं और उनसे ही अपना काम करवा के ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, शराब पीते हैं। उनका यूज आपको भी करना है तो बता दीजिए। शेखर, एंथनी, जाफर, इब्राहिम, करीम, और चाहिए बोलो, और कितना चाहिए बोलो। ओके, रिलैक्स। लुक, इस फोन में ए नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नंबर सेव हुआ है। इसे डायल करोगे तो कॉल मुझे लगेगा। रात को जब कैदी बाहर निकले तो मुझे फोन करना, ठीक है? और सेल के अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ध्यान रहे किसी के हाथ ना आए। समझ गए ना? इससे मेरा क्या फायदा? मैं क्या चाहिए? मुझे फांसी की सजा चाहिए। मैं दोबारा इंसानों की शक्ल ना देख पाऊं इसलिए मुझे मरना है। मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। हाँ? If I am dead, तो क्या आप लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए आएंगे? मैं तो यही सोच रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। सीधे जाकर अटैक मत करना, पहले सॉफ्ट बात करने की कोशिश करना। फिर अगर वो ना माने तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाया जाता है इस बात को अच्छी तरह याद रखना। डराने के लिए 2 बार ऊपर गोली चला देना और उसके बाद गरीब लोगों के सीने पे तूने लात मारा है। मिस्टर विश्वनाथ। हाँ, मैं हूँ। चुपचाप उस कलेक्टर को वापस बुला लो। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जरूर पालन होगा। ये नियम तुरंत ही बदलना चाहिए। जो एक वक्त का खाना ना खा सके और 1 इंच जमीन न खरीद सके ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर। उन लोगों को वहाँ से हटाकर उनकी जमीन पर आप एक ड्रीम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले मिनिस्टर के पद से रिजाइन करो, तब चिल्लाओ और उनके साथ जाकर के सड़क पर हल्ला बोलो। सारे पॉलिटिशियन सड़क पर ही जाकर चिल्लाते हैं, समझे? वहाँ जाकर तुम अपनी वीरता दिखाना। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा है। इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। झोपड़पट्टी वालों को नोटिस पहले भिजवा दिया था, अब उस कॉलोनी में झोपड़पट्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर मीरा देवी को कनेक्ट करो। ये सब नाटक मेरे सामने तो मत करो। तुम कल इस सीट पर रहोगे ये कोई जरूरी तो नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम ज्यादा हवे में मत उड़ो। जिस जगह पर तुम अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हो उस जगह को भूल जाओ, चाहे तुम जितनी भी चमचागिरी कर लो। क्यों, कोई शक है?
इससे पहले भी किसी ने यही किया था, लोगों को हटाने की कोशिश की उन्हीं की जमीन से, और हमारी सरकार ने पकड़ के उसे जेल के अंदर डाल दिया। हम उन सब बातों से कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि ऐसी बातों को जितनी जल्दी हो सके हम पेटी के अंदर बंद करके रख देते हैं। उनमें से कुछ फाइलें आपके किए हुए कारनामों की भी हैं, और तो और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और कमिश्नर को भी नहीं अच्छे से पता। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। अब तुम्हारी रासलीला न्यूज में आनी चाहिए या उनकी भलाई की खबर न्यूज में आनी चाहिए। ये फैसला तुम्हारा है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो अपनी कुर्सी पर शांति से कैसे बैठूंगा? इसीलिए अपने दिमाग से अच्छे से सोचकर सही फैसला नहीं लिया तो तुम्हारी रासलीला देखकर लोग न्यूज पर खुश हो जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ। व्हाट फुलिशनेस, व्हाट रविश। आप क्यों बिना सोचे समझे काम करते हो? इस सभा में सभी लोग दिमाग से गए गुजरे हैं क्या? चुप क्यों हो? आप बोलते क्यों नहीं हो? क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा यहाँ पे? हाँ? क्या समझते हो अपनी मनमानी करोगे? लेडी कलेक्टर की बेइज्जती करोगे? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। सर, इस काम को करने में अगर मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़े तो इससे बेहतर होगा कि मैं इस काम को ना करूं और रिजाइन कर दूं। आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं, ऑर्डर तो मैंने दिया था। उन सब चीजों का असली जिम्मेदार मैं हूँ। मैं रिजाइन करता हूँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। ठहरिए, ये तो बताइए कि पार्टी से खुद रिजाइन करेंगे, हमें ही हटाना पड़ेगा आपको? क्यों डर लग रहा है? ध्यान से सुनो, अगर मैंने रिजाइन किया तो मैं अकेले नहीं जाने वाला, इसीलिए सीएम साहब को कहने दो। सब लोग इसके पैर पकड़ो, वरना घर बैठकर बर्तन मांजने पड़ेंगे। सीएम बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी बातों को आपने ध्यान से सुना है ना? इसके बाद मैं कुछ भी कहने के पोजीशन में नहीं हूँ। अब आप लोग ये फैसला करिए कि क्या करना है, राज करना है कि हमें रिजाइन करना है। आखिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताइए भी। मैं से वॉक कर करके थक गई हूँ। मैं यहाँ पर वॉक के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, इसी बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा ये किसी से मत कहना, ठीक है? समझ गई? समझ गई। हॉस्पिटल में हम जिसे मिलने गए थे वो बिल्कुल मिनिस्टर की तरह दिखता है। हाँ, सच में। लेकिन मुझे एक डाउट है, वो एकदम हूबहू मिनिस्टर के जैसा कैसे दिख सकता है? इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। ये बात तुम किसी और से कहोगी तो वो जरूर यकीन नहीं करेगा, बट आई एम श्योर, मुझे पता है कि जरूर कोई मिनिस्टर की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है इस बारे में मुझे पता नहीं। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर निकालना है। हमें इस बात को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। एनीवे, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से मैं मुंबई जा रहा हूँ। काम खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द वापिस आ जाऊंगा। 19 बैच में रमन नायर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? इलाहाबाद में मैंने 2 साल तक उसके साथ काम किया। काफी अच्छा टाइम था वो मेरे बॉस की तरह नहीं बल्कि मेरे दोस्त की तरह रहता था। दरअसल वो एक जीनियस है। साइंस के बारे में उसे काफी जानकारी है। थोड़े दिन पहले मैंने उसका एक आर्टिकल पढ़ा जो उसने ट्विंस के बारे में लिखा था, और इसी सिलसिले में मुझे उससे बात करनी है, इसीलिए जाना होगा। और मुंबई पुलिस से ये मेरी अनऑफिशियल विजिट होगी, क्योंकि परमिशन के लिए अगर वेट करूंगा तो बहुत दिन चले जाएंगे। तुम जानती हो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम मीडिया के सामने मेरी बुराई मत करना, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? ओके? ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। ओके बाबा। हाँ तो मिस्टर चार्ली, हमारे साइड से ऑपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन एक बेवकूफी के काम से सब बर्बाद हो गया। उस कॉलोनी को टूटने से बचाकर उसने कॉलोनी वालों की नजर में हीरो बन गया और वो उसमें फंस गया। अच्छा हुआ कि वो मर गया। उसकी जान ना बचने के कारण हम सब सेफ हो गए, समझ गए? मिस्टर मिनिस्टर, चार्ल्स के बारे में क्या जानते हो? 35 साल से हम दोनों दिल से एक ही सोच से जी रहे हैं। अगर उसके बारे में कुछ गलत कहा तो नहीं। एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, हर मिनट कीमती होता है। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए और करोड़पति बनने के लिए और कामयाब होने के लिए और बिजनेस के साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, अपना और अपने भाई के भरोसे के लिए। लेकिन वो यहाँ एक चोर की तरह जिंदगी गुजार रहा है। तुम बहुत दिमाग वाले हो, मैंने सुना था चार्ली। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस प्रोग्राम से डिसाइड भी करवाया था। मैंने तुम्हें भेजा था कि नहीं? हाँ, मेरे प्लान में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर कुछ गलत हुआ तो
हम दोनों खुद अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं। हम जो भी करते हैं और हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। बस 4 दिन का टाइम दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों भाइयों को बड़ी बात करने की बहुत आदत है। तुम्हारे भाई ने सिंगापुर में यही किया था और आज देखो, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। मैडम प्लीज। क्या हुआ? मैंने सच कहा तो मिर्ची लग गई? कैरिबन ब्रदर्स में ताकत नहीं है। जब देखो तुम दोनों सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। कैथरीन, मैंने उसी दिन कहा था कि इन पे भरोसा मत करो। सब कुछ बेकार हो गया। सुनिए मिस्टर चार्ली, ये सब क्या है? बस मुझे 4 दिन का और टाइम चाहिए। तब तक होम मिनिस्टर की टेबल पे रिपोर्ट फाइल में मिनिस्टर का सिग्नेचर हो चुका होगा। आपके दिए हुए पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं मैं। कैथरीन, अब हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? चलो, हमें चलना चाहिए। जब मैं कल उससे मिली तो मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। मेरा बाला किन हालातों से गुजर रहा है। मैंने यहाँ आकर गलती की। हाँ, ये बात तो सही है। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन इंतजार करना होगा। 6 सालों से तो इंतजार ही कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, हमें चार्ली पर ही भरोसा करना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो सही तो कह रहा है, लेकिन मैं सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम दोनों को फिर इससे मिलवा कर ही रहूंगा। मेरा विश्वास करो। अब चलें? कम ऑन। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। अभी पेशेंट कैसा है? सॉरी सर, नो हो, वो अभी वेंटिलेटर पर है। क्या मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ? ओह श्योर, लेकिन उससे भी आपको कोई जवाब नहीं क्यों? मिलेगा। अभी वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। ही इज इन कोमा स्टेज। मेरे हिसाब से जब तक वो मर नहीं जाता बेड पर ही रहेगा। वेलकम फादर। जीसस की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर। यस। दरअसल वो डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर फादर? वो क्या है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसे पुलिस यहाँ लेकर आई थी। ओ डॉक्टर सर, वो तो अभी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। ओह माय जीसस। क्या हुआ फादर? कुछ नहीं सिस्टर, मैंने सुना है वो पेशेंट एक क्रिश्चियन है। वो जो कोई भी हो उसके लिए मुझे प्रार्थना करना, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा भला हो जाए, इसीलिए मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्यूटी पर तो डॉक्टर है ही। जीसस तुम्हें आशीर्वाद देगा। कहाँ पर है वो ड्यूटी डॉक्टर? वो उस कमरे में है। एक्सक्यूज मी। हाँ, वेलकम फादर।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? है? ये तुमने क्या किया? किसी ने देख लिया होता तो? मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? ये सेक्रेटरिएट है। तुम थोड़ा वेट कर लेते तो मैं तुमसे आकर के मिल लेता। आखिर मैं तुम्हारे लिए कब तक इंतजार करूंगा? तुमने कहा था ना काम खत्म करने के लिए तुम मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारी बात मानकर ढेर सारा पैसा भी दिया और तुमने जब भी मांगा कभी मना नहीं किया। ये सब इतनी जल्दी भूल गए तुम? मेरा टाइम बहुत कीमती है। जानता हूँ, लेकिन एक आतंकवादी को रिहा करने के लिए हम ऐसा। अच्छा, ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे भर भर के पैसे लिए। बताओ कब छुड़ाओगे मेरे बाला को? कूल डाउन भाई, कूल डाउन। हमारे पास अभी एक टर्निंग पॉइंट है। रिलीज ऑर्डर पर साइन नहीं किया, एक मंत्री की जान ले ली, यही टर्निंग पॉइंट है। उसका गवाह जो है वो है शेखर। पुलिस के ट्रैप में वो मारा गया, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मिनिस्टर ने जेलर को बदल दिया। नहीं तो कोई भी किसी भी ऑर्डर में साइन ना करे तो मैं उसे इज्जत के साथ बाहर लाता। मैं आपके बाला को। क्यों, आपको कुछ शक है क्या? कैरेबियन ब्रदर्स आकाश को छुएंगे, लेकिन आसानी से कुछ भी ना किए इस धरती पर। मिनिस्टर की तरह आपने एक आदमी को ला करके नाटक किया। जल्द से जल्द आप अपने भाई बाला को बाहर ला सकते हो, ऐसा सोचते हो? मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिए थे क्या? जीत जाएं ये तो बहुत अच्छी बात है। चालाकी से मिनिस्टर को जेल में डाल के उस मंत्री की सीट पर चार्ली को बिठाकर बाला के रिलीज ऑर्डर पर साइन करवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को खत्म होने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। हाउ कैन बी मैनेज इट? अच्छा, तो तब तक चार्ली ही स्टेट का मिनिस्टर रहेगा। उसे कोई पहचान लेगा, इसीलिए उसने कोटा कॉलोनी में टांग अड़ाने की कोशिश की थी। वो मैं अच्छे से जानता हूँ। चार्ली मंत्री के भेष में उसकी बीवी और बेटी के काफी नजदीक रहा है। अगर उसमें जीता तो मैं उसकी चालाकी को सलाम करूंगा, और अगर खेल बिगड़ गया तो अगर वो पैसों से राज छिपाना चाहता है तो छिप नहीं सकता। सो हमें सेफ होने के लिए हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। हाँ, वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, ये उसका रिस्क है। हमें अपने फ्यूचर के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो आखिर में अगर हम बेवकूफ बन जाएं तो? What do you mean? अगर हम फंस गए तो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगर वो जिंदा पकड़ गया तो यहाँ की पुलिस उसके मुंह से सच उगलवा कर ही रहेगी। वो सब उगलवा लेगी, मेरा तुम्हारा सब कुछ उगलवा लेगी। कैरेबियन ब्रदर्स की हिस्ट्री और चैप्टर को क्लोज करने का भाग्य अगर यहाँ की पुलिस को मिली तो उसका क्रेडिट विश्वनाथ को ही जाएगा। अगर भगवान ने ये फैसला किया तो उसके बाद हम सब। यस, नाम रोशन किए हुए होटल साम्राज्य का मालिक भाई के साथ जेल की सजा काटना चाहते हो? किसी को कुछ भी कहने दो, किसी को कुछ भी मिलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं इससे पीछा नहीं हटूंगा। मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसकी तो किसी के बेटे को मारना भी पड़ा तो ये नटराज पीछे नहीं हटेगा। बता, कैरेबियन ब्रदर्स चार्लिस और चार्ली के साथ तेरे भाई का क्या संबंध है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे मारकर तेरे शरीर पर घाव बनाकर ये बुलेट अगर मैंने तेरे सिर में भी उतार दी तो मुझे सिर्फ सस्पेंड ही किया जाएगा। सो टेल मी द ट्रूथ। मैं नहीं जानता। तुम सिर्फ पुलिस वालों की मारपीट के बारे में ही जानते हो। तुमने जो सपने में भी नहीं सोचा होता हम वो इस्तेमाल करेंगे। तुझे सब कुछ पता है, बता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या पूछ रहे? मैं नहीं जानता हूँ, मैं सच में नहीं तू जानता। नहीं जानता है? तेरी तो मैं चटनी बना कर रख दूंगा। नो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाला को मैं कैसे निकालूं? और वो होम मिनिस्टर तो बाला को तो रिलीज होने ही नहीं दे रहा है। अब तुम बताओ, मैं बाला को जेल से कैसे छुड़ाऊं? तुम लोगों से तो कुछ भी हो नहीं पा रहा है। चुप क्यों हो? 6 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, अब और नहीं। चार्ली, इस बार वो फंसना नहीं चाहिए। हम हर हाल में उसे जिंदा लेकर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ हैं। मुझे हर हाल में मेरा भाई वापस चाहिए, अभी और इसी वक्त।
तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। दुनिया में इतना बड़ा करोड़पति हो तो भी अगर भाई की समस्या हुई तो दिमाग काम नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कैसे भी करके उसे बाहर लाओ, लेकिन तुम लोग नहीं ला पाए, तो अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? बिना किसी समस्या के उसे बाहर लाने का प्लान किया था, सही कहा ना मैंने? चार्ली, अब हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपके भाई को कैसे भी करके आप तक पहुंचा दूंगा, भले उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं उसे बाहर निकाल के ही दम लूं। सर इतने रात में आप यहाँ? इतनी रात में आऊंगा तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग क्या करते हो। यहाँ कितने कैदी हैं? 318 लोग हैं सर, उसमें 42 लेडीज है, वो भी उस ब्लॉक में सर। हाँ, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए ना। क्या है? वो क्या है कि इसे खोलो। सर वो मैंने कहा खोलो। सर पीछे हटो, दूर हो जाओ, पीछे हटो, नहीं तो मार दूंगा। पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आगे नहीं आ रहा, पीछे हो जाओ, चल ताला खोल, मैंने कहा ताला खोल, चल। अरे जल्दी खोलो। चल बाहर आ, चल जल्दी आ, कोई पीछा नहीं करेगा। मेरे पीछे मत आना। यस, व्हाट? होम मिनिस्टर? हेलो सर, वो तो मैं जानता हूँ, उसका प्लान पूरा हो गया। सर मैं चलता हूँ। जरा रुको। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हो तुम? एक आदमी बाकी है। सब जगह पुलिस वाले हैं, जानते हो ना, सावधान रहना। सर, सारी बातें मुझे पता है, चलो गाड़ी में बैठो। सर वो मैंने कहा बैठो। तुम्हारे बॉस को मैंने फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। अब एक काम करो, तुम उसे कॉल करो। वो कहाँ पर है मुझे मालूम नहीं। सिटी में ही होंगे सर। क्या कहा? आप सुनो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए, तुम्हारा कमिश्नर इकबाल। तेरी तो मैं तुझे तो मैं हेलो राजू, कहाँ हो तुम? हो सकता है अभी वो नर्क में होगा। उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। यू ब्लडी। तो मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता चल गया? मैंने तुम्हारे राइट हैंड को मार के फेंक दिया। हे, चार्ल्स को तुमने मारा है, तुम्ही मेरा नेक्स्ट टारगेट हो।
तुम कहाँ गए हुए थे? हे रुको, अभी आर्ग्यू करने का वक्त नहीं है। आज रात ही तुम फैमिली के साथ निकल जाना 2 टुकोरिन तक बाय रोड, और उसके बाद विजय की बोट से कोलंबो तक, और फिर कल रात वहां से लंदन। लंदन में हम हमारे होटल में मिलेंगे। अरे हर कदम सावधानी से रखना जरूरी है। पूरा शहर पुलिस से भरा पड़ा, जानते हो। हमने जो किया वो बहुत ही बड़ा है। तो अब मेरा काम तो खत्म हुआ। वो विश्वनाथ है, मिस्टर विश्वनाथ, उसे मार दो। तुम विश्वनाथ नहीं, चार्ली हो। तो मैं कौन हूं? तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे टारगेट बन गए हो। तुमने खुद ब खुद मुझसे दुश्मनी मोल ली है। मेरा चार्ल्स, मेरा भाई, उसका हाल देख के मैंने उसे मारा, अपने इन्हीं हाथों से मार दिया उसे। उसकी जान गई इसी शहर में। अगर मेरी भी जान चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं हार गया तो इस दुनिया में मैं अगर कहीं भी रहूंगा तो वो मुझे सुनाई देगा। इसीलिए तुम्हें यही खत्म करूंगा। मैं ऐसे क्लाइमेक्स खत्म नहीं होने दूंगा। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसीलिए आप दोनों लड़ेंगे। उनमें से कौन जीतेगा मैं ये कह नहीं सकता हूँ। अपने आप को सेव करने के लिए तुम दोनों के लड़ने से कुछ नहीं होगा। अभी हम दोनों मिनिस्टर हैं। इस सिचुएशन में हम दोनों में से किसी एक को कम से कम हार्ट अटैक तो हो जाना चाहिए। एक्स मिनिस्टर बालाकृष्णा के जैसा कम से कम एक कार्डिक अटैक तो होना चाहिए। हाँ यार, मैंने ही बालाकृष्णन को मारने के लिए कहा था। तू प्रूफ ला सकता है? तुम मेरे भाई को पकड़कर मेरे खिलाफ उसके मुंह से कुछ भी सच उगलवा लोगे, यही सोच रहे हो ना? उस सच को जानने के बाद तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे, क्यों? मिस्टर शिवा, इस बार बाला के साथ चार्ली नहीं जाएगा। मेरी बात तो सुनो नटराजन। तो बाला को सेफ जगह पहुंचाने के लिए और उसे प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरा आदमी भेजूंगा। कैरेबियन ब्रदर्स का चैप्टर हम यहीं खत्म कर देंगे। कल आने वाली न्यूज में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव न्यूज यही होगी। चार्ली को खत्म कर दिया गया और ये अनाउंसमेंट नकली होम मिनिस्टर के मुंह से किया जाएगा। जब तक सब कुछ सेफ नहीं हो जाता तब तक तुम होम मिनिस्टर की सीट पर रहोगे। ये है मेरा खेल। उसके लिए ये रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ?
छोड़ लूं? बंदूक नीचे। गन तुम नीचे करो, जल्दी नीचे करो, जल्दी करो। हाँ, कैच हिम। भैया 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 ये क्या हो गया? भैया 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 हाँ नटराज, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। टेररिस्ट और माफिया का स्वागत करके, उनकी मेहमान नवाजी करके, कानून को वैश्यावृत्ति बनाने वाले तुम जैसे गंदे नेताओं की वजह से हमारे देश और राज्य का बहुत बुरा हाल हुआ है। तुम जैसे लोग पैसों की लालच में आकर अपने देश से और अपने राज्य से गद्दारी करते हो, इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम जैसे करप्ट लोगों को खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोगों को भगवान इस धरती पर भेजते हैं। तुम्हारे किए गए काले करतूतों का मैं पर्दाफाश करूंगा और सारी जनता को ये दिखाऊंगा कि तुम लोग कितने करप्टेड और देशद्रोही हो। नीति न्याय धर्म की बेइज्जती करने वाले तुम जैसे पॉलिटिशियन को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेचारे गरीब लोगों का तुम लोगों ने कितना खून चूसा है और तो और उनका दिल दुखाया जिसने तुम पे भरोसा किया। तुमने जो गुनाह किया है उसका जवाब तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि सड़क पे आकर देना होगा, समझे? वो सजा मैं तुम्हें खुद दूंगा। ऐसे गंदे पॉलिटिशियन खुदकुशी करते हैं, ऐसा लोगों को पता होना चाहिए। इसका किया गया गुनाह अगर लोगों को पता चले तो सही पॉलिटिशियन को भी लोग गंदी नजर से देखेंगे। पॉलिटिक्स को जो लोग अपनी जान समझते हैं उन्हें ये जान के खुशी होगी